हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और आप भी अगर इस बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक युग्म क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या रिलेशन होते हैं। ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना सीखेंगे। जितने भी उदाहरण और एक्सरसाइज दी गई हैं, सारे एक्सरसाइज और उदाहरण का एक एक प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा है दो चरों वाले रैखिक युग्म। चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें हम दो चर लेने वाले हैं। पहला है x, दूसरा है y, या हम ले सकते हैं s और t, m और n, कोई भी दो चर हम ले सकते हैं जो हमारा मन करेगा। रैखिक युग्म क्या होते हैं? रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की घात एक होती है। सबसे महत्वपूर्ण और जाना पहचाना जो हमारा रैखिक समीकरण है वो क्या है? y बराबर mx प्लस सी। यहाँ y और x क्या है? चर हैं और इनकी घात कितनी है? एक है। m जो है हमारा वो कहलाता है स्लोप, इसको हम ढलान बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरल इक्वेशन रैखिक समीकरण की क्या होती है। ठीक है, अगर हम इसको जनरलाइज करके लिखें तो वो होगा a1x b1y प्लस c1। a1 b1 तथा c1 क्या है? अचर हैं। ठीक है, a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है। ठीक है, ये हमारा एक रेखीय समीकरण है। अगर हम दूसरा रेखीय समीकरण लिख देते हैं a2 b2 c2, तो ये दोनों समीकरण मिलकर क्या कहलाएंगे? जोड़ या युग्म। तो ये हो गए हमारे दो चरों वाले रेखीय युग्म, क्योंकि इनकी घात कितनी है? एक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 9y प्लस 7 बराबर 0, या फिर 15x माइनस 14y प्लस 100 बराबर 0। ये भी हमारा क्या होगा? एक रैखीय युग्म। अब इन्हीं को हम अलग अलग तरीके से हल करना सीखेंगे। रैखिक विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, तीनों विधि हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, अब रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। बच्चों, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे ये ग्राफ यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ये इसका एक शून्यक होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? हमारे दो रैखिक समीकरण होते हैं और दोनों आपस में जहाँ पर काटते हैं वो उनका क्या होता है? एक हल होता है। मान लिया यहाँ पर इन्होंने काटा है x1 y1 पर, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असंगत, इनकंसिस्टेंट। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है वो कहलाता है असंगत, इनकंसिस्टेंट। जैसे बच्चों, हमारी दो इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी 1 और y बराबर mx प्लस सी 2। अगर हम इसको और आसान लिखें तो y बराबर 3x प्लस 2 और y बराबर 3x प्लस 5। यहाँ पर हमारी स्लोप सेम है। स्लोप सेम है का मतलब ढलान सेम रहेगा। और क्या फ़र्क है? यहाँ पर जो हमारा अचर पद है उसमें फ़र्क है, तो उसका फ़र्क कहाँ आ जाएगा? दोनों रेखाओं के बीच की दूरी में। और हमें एक चीज़ पता है
जब भी हमारी समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, और जब दूरी हमेशा समान रहेगी तो ये आपस में कहीं पर भी कट नहीं करेंगे, और जब ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएंगी? असंगत, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अगला हमारा आता है संगत। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसे रैखिक समीकरण युग्म को संगत, कंसिस्टेंट युग्म कहा जाता है। ठीक है। जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो संगत कहलाती हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी कितनी तरीके की इसमें पॉइंट बन सकते हैं। पहले जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे ये x है, ये y है, एक रेखा यहाँ से जा रही है और एक रेखा यहाँ से जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लिया ये बिंदु क्या है, x डैश कोमा y डैश। तो इसका ये एक हल हो जाएगा, और ये हल क्या होगा? अद्वितीय होगा, यानी कि केवल और केवल एक ही होगा। अब हम दो रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। एक है हमारा x माइनस 2y। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं x y। सबको पता है ये पॉइंट क्या होता है? 0 का होता है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ नीचे आओगे तो माइनस में, इधर जाओगे तो माइनस में। अब पहले हमें इसके दो पॉइंट अगर हम निकाल लें, किसी भी सीधी रेखा को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए सीधी रेखा का हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। तो अगर हम x माइनस 2y के कोई दो पॉइंट निकाल लें, ये x है, ये y है। अगर यहाँ पर x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम x 1 रखते हैं तो y कितना आएगा? 1/2। हमें दो पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट क्या है हमारा? एक पॉइंट हमारा है 0,0। दूसरा पॉइंट है 1,1/2। तो एक पॉइंट तो हमारा ये मिल गया हमें, और एक मिल गया ये। ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? 1,1/2। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1/2 है। तो इन दोनों पॉइंट से हम एक रेखा, सीधी रेखा खींच सकते हैं और उसको हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब अगला, ये तो हो गया हमारा। अगली इक्वेशन क्या है हमारी? यहाँ पर भी हम x और y का मान निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम x 0 रख दें तो y का मान क्या बचेगा? 4y माइनस 20। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5। और अगर y 0 रख दें तो x बराबर आ जाएगा हमारा 20/3। y 0 रख दिया तो x बराबर आ गया 20/3। यहाँ भी हमें दो पॉइंट मिल गए। पहला क्या है? y बराबर 5। y 5 है, 0 x 0 y 5 है। और x यहाँ पर कितना है? x नहीं, यहाँ पर हमने क्या है, हाँ ठीक है, यहाँ पर x क्या है? 20/3 है और y 0 है। x 20/3 यहाँ आएगा कहीं पर, 3 6 18 नहीं, 6 के बाद आएगा, यहाँ पर आएगा 20/3,0। हमें दो पॉइंट मिल गए, एक ये है और एक ये है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो ये रेखा कहीं यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, और यही क्या होगा? इसका हल होगा। और कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों रेखाएं एक इसी पॉइंट पर मिलेंगी और इसके सिवा कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है। अगर हम इसको कंपेयर करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 क्या है इस इक्वेशन में? 1 है। b1 क्या है? माइनस का 2 है। c1 0 है। a2 क्या है? 3 है। b2 क्या है? 4 है। और c2 क्या है? माइनस का 20 है।
अगर हम a1 बटे a2 निकालते हैं कितना निकल के आएगा 1/3। b1 बटे b2 निकालते हैं कितना निकल के आएगा -2/4 या हम -1/2 कह सकते हैं। c1 बटे c2 निकालते हैं कितना निकल के आएगा 0/-20 बराबर 0। तो यहाँ से हमने क्या देखा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। देखो ये 1/3 है और ये 1/2 है, और ये c1 बटे c2 के भी बराबर नहीं है, क्योंकि c1 बटे c2 क्या है 0। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी हमारा a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तो ऐसी कंडीशन में हमारे समीकरणों का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा और ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो हमें इतना ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के रेशियो से पता कर सकते हैं। ठीक है, अगली होती है रेखाएं समांतर हो सकती हैं। क्या हो सकता है, दो रेखाएं क्या हों, समांतर हों, और जब वो समांतर होंगी तो क्या होगा, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, और जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसी कौन सी रेखाएं हो सकती हैं। हमारे पास है x + 2y - 4। पहली क्या है, x + 2y - 4 बराबर 0। अगर हम यहाँ x और y के मान निकालें, x 0 रखें, अगर हम यहाँ पर x 0 रखते हैं तो y का कितना मान निकल के आएगा 2, और अगर y 0 रखते हैं तो x कितना निकल के आएगा 4। ठीक है, ये हमारा पहली रेखा हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं x y। ठीक है, पहला हमारा जो निकल के आया वो कितना है 0,2, x 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, x 0 y 2, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया 0,2। दूसरा पॉइंट क्या है x 4 y 0, x 4, ये पॉइंट हो गया 4,0। दो पॉइंट मिल गए, इससे होके ये रेखा पास होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी वाली रेखा हो गई, x + 2y - 4। अगली रेखा क्या है हमारी, इसके लिए भी हम x y के मान निकाल सकते हैं, x y। यहाँ अगर हम x 0 रखेंगे, तो y कितना आएगा 3, और y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 6। ठीक है, यहाँ भी हमें दो पॉइंट मिल गए, पहला क्या है 0,3, तो ये आ गया हमारा 0,3, एक पॉइंट ये आ गया, और अगला पॉइंट क्या है 6,0, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा 6,0। अब ये लाइन यहाँ से पास होगी, ये कौन सी लाइन है 2x + 4y - 12 बराबर 0। अब इन दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो हमेशा क्या रहने वाली है, समान रहने वाली है। क्या रहने वाली है, समान रहने वाली है, और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, और प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब इसका आसान तरीका है ध्यान याद रखने का, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। इसका ये ध्यान रखना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। दो अनुपात तो बराबर होंगे, ये दो अनुपात तो बराबर होंगे, लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगला है हमारा रेखाएं संपाती हो सकती हैं। क्या है बच्चों, एक रेखा तो यहाँ से जा रही है, तो दूसरी रेखा भी अगर इसके ऊपर ही जाए तो वो क्या कहलाएगी, संपाती रेखाएं। और इस कंडीशन में उसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि वो बहुत सारे अनंत पॉइंट पर मिलेगी। वो क्या है, ये है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 2 को उठाते हैं 2x + 4y - 12 बराबर 0, हम क्या करें, ये नहीं, यहाँ पर हमारे इस समीकरण में क्या है, कुछ रेखाएं संपाती हो सकती हैं, समीकरणों के अपरिमित और अनेक रूप होंगे। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये 6 होगा। ठीक है,
6 होगा। पिछले वाले में क्या था हमारा, हाँ वो सेम ही है, तो यहाँ पर हमारा ये 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, और 2 को अगर हम 0 के नीचे भेज दें तो ये हमारी इक्वेशन बचेगी x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो हमारी जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 क्या हैं, बराबर हो गए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 क्या हो गए, बराबर हो गई। और जब ये एक सी ही इक्वेशन है तो इनकी जो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वो भी एक सही आएगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा, और जब एक दूसरे के ऊपर आएगा तो उसके अनंत हल हो जाएंगे। और आसान तरीका याद रखने का क्या है, a1 बटे a2 बराबर होगा, ये 6 है, b1 बटे b2 के, और ये बराबर होगा c1 बटे c2 के। सबसे आसान तरीका है याद करने का, और हमें हल करना या इतना बड़ा ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा, 3 तरीके के रेखा युग्म पढ़े, हम उन सारे युग्मों को एक टेबल में बनाया हुआ है। पहला है अनुपातों की तुलना की प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, केवल एक और अद्वितीय हल होगा। मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो क्या होगा, उसका एक हल होगा। अगला है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि सारे के सारे अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो क्या होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, और उसके अपरिमित यानी कि अनंत हल होंगे। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी तो उनके अनंत हल होंगे। तीसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं हुआ। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, जिनकी स्लोप यानी कि ढाल बराबर होता है, और उनके बीच में हमेशा एक डिस्टेंस दूरी d रहती है, और ऐसी रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। हम एक एक करके बहुत अच्छे से पीछे ही समझ चुके हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये तो हमारी रेखीय विधि थी। अब हम क्या है, बीजगणितीय विधि भी होती है, क्योंकि रेखीय विधि क्या है, अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से हल निकल रहे हैं या पॉइंट निकल रहे हैं, तब तो हम उसको आसानी से ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट क्या आ रहे हैं, 0.5, 6/15, 3/10, इस तरीके के बहुत छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, तो ग्राफ पर ड्रा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम एक समीकरण से x या y का मान उठा के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। और विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर, कुछ भी करके जोड़कर या घटाकर एक चर को गायब कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं, और दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं भाई कैसे करते हैं इसको। विधि सीखेंगे, उसके बाद विलोपन विधि सीखेंगे। यहाँ हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ हम समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 5x माइनस 4y बराबर 2, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान क्या होगा, 5x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4y, और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2/5 प्लस 4y/5। इसको हम समीकरण नंबर 3 कर सकते हैं। अब हम यहाँ बोल सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो ये क्या है, समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर 6। अब x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 2/5 प्लस 4/5, और क्या है प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, अब अगर हम इसको हल करें तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 2 के नीचे आ जाएगा 1, तो ये होगा 2 प्लस 4y, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10y बराबर 6। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 6 और 4, 10 4 14, 14/6
प्लस 2 बराबर 6 पंजे 30। अगर हम इसको हल करें तो 14 बराबर 30 माइनस 2, तो 14 बराबर आ जाएगा हमारा 28/28 आ जाएगा। तो बराबर आ जाएगा 28/14 बराबर 2। अब हमने यहाँ का मान निकल गया। अब का मान उठाकर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 2/5 प्लस 4/5, x बराबर 2/5 प्लस 4/5। बाई का मान हमारा 2 निकल के आया है, तो ये 2/5 तो ऐसे ही रहेगा। बाई का मान 2 निकल के आया है, 4 × 2/5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 प्लस 4 × 2 8, 10/5 बराबर 2। x बराबर हमारा क्या आया 2 और y बराबर भी हमारा क्या आया 2। हमने क्या किया, सबसे पहले कोई एक समीकरण उठाया, हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 उठाया, उसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद हमने x का मान निकाला, x बराबर 2/5 प्लस 4/5। अब उस x के मान को हमने किसी दूसरे समीकरण यानी कि समीकरण नंबर 2 में रख दिया। अब जैसे ही हमने समीकरण नंबर 2 में रखा तो उसके सारी वैल्यू जो हो गई वो बाई में हो गया, पूरा समीकरण बाई में हो गया। अब हमारे पास बाई में समीकरण आ गया, मतलब एक समीकरण है और एक ही चर है, तो हमने आसानी से उसका मान निकाल लिया। बाई कितना आया 2। अब उस मान को हमने पुनः किस में रख दिया, समीकरण नंबर 3 में, और x का मान भी निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में थोड़ा तरीका अलग है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को या तो हम जोड़ते हैं या घटाते हैं और एक चर को विलुप्त करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ पर 7y है, 7y है, यहाँ x है, यहाँ 7x है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ 15y है और यहाँ 2y है बराबर 3। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, या तो x विलुप्त हो जाए या y विलुप्त हो जाए। तो x विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 7x हो जाएगा, यहाँ भी 7x हो जाएगा, और इसको घटा दें। समीकरण 2 को 7 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 गुणा 7 माइनस समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 क्या है हमारा, ये 7 है, पूरे समीकरण को हमने इससे गुणा किया, x प्लस 2y बराबर 3 माइनस 7x प्लस 15y बराबर 2। इस तरीके से हम इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस 14y और ये हो गया 21। ठीक है, इसको समीकरण 2 को 7 से गुणा कर समीकरण 1 में से घटाना है इसको। तो ठीक है, इसको नीचे रखेंगे और उसको ऊपर। जैसे हम घटाते हैं वैसे ही, जैसे नॉर्मल जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें जोड़ घटाव करना है। ठीक है, समीकरण 1 क्या, 7x माइनस 15y बराबर 2। समीकरण 2 को हमने 7 से गुणा किए तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 14y, और इसकी 7 से गुणा होगी तो 21 हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना है, घटाना है। अब 2 में से 21 जाएंगे, माइनस का 19 बचेगा बराबर, माइनस 15 में से माइनस 14 जाएंगे तो माइनस का 29y हो जाएगा, और 7x में से 7x गया 0। हमें क्या मिला,
माइनस का 29y बराबर माइनस का 19, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 19/29। ये थोड़ा जो तरीका विलोपन विधि वाला है ये थोड़ा फास्ट है, ये क्या है, थोड़ा फास्ट है। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे तो समीकरण 1 में रखें, चाहे तो समीकरण 2 में रखें। हम यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 7x - 15। यहाँ y का मान रखेंगे, y का मान क्या है, 19/29 बराबर 2। 7x बराबर 2 उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो 15 निमा 100, 15 निमा 145, ठीक है, वो 135 हासिल लगे 13, 15 एकम 15 और 13, 15 13 28, 285/29। 7x बराबर, अब इसको हम जोड़ दें, 29 दूनी 58 प्लस 285/29। 7x बराबर, इनको दोनों जोड़ दें, 8 5 13 और 8 5 13, फिर से 8 5 13 और 1 14, 2 1 3, 343/29। 7x बराबर हमारा आया 343/29, तो x बराबर आएगा 343/7 गुणा 29। देखते हैं 7 से कटेगा ये या नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 में से 28 गए, 6 बचे, 7 नीम 63। तो x बराबर हमारा आएगा 49/29 और y बराबर है 19/29। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है विलोपन विधि। सबसे पहले समीकरण को इस तरह से बनाना है कि उसमें जोड़ या घटाने पर एक चर खत्म हो जाए, और जैसे ही एक चर खत्म हो जाएगा अगले चर का हमें मान मिल जाएगा, ठीक है। और जब अगले चर का मान मिल जाएगा तो उसको उठाकर हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम उदाहरण और प्रश्नावली हल करेंगे।